नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा जनमत में होने वाली है वो इस मायने में बहुत विशेष है कि कहते हैं कि जब टीम मजबूत होती है तो लक्ष्य या मिशन को प्राप्त करने में आसानी होती है। और यही वजह है कि आने वाले चुनावों और आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की नई टीम तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज अपनी मच अवेटेड यानी बहुप्रतीक्षित नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की सूची का औपचारिक ऐलान, उसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। 65 सदस्यीय इस नई राष्ट्रीय टीम में जहां एक तरफ अनुभव है और संगठन क्षमता का अद्भुत संतुलन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवा चेहरों और महिला शक्ति को भी प्राथमिकता देकर पार्टी ने अपने आक्रामक रुख का स्पष्ट संकेत दे दिया है। इस नई टीम के गठन का सीधा और स्पष्ट संदेश यह है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस को आगामी सभी चुनावी मैदानों में पटखनी देना है और 2027 में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत का परचम लहराना है। नितिन नवीन की इस नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में धमाकेदार वापसी हुई है, जिन्हें उत्तर प्रदेश का विशेष प्रभार सौंपा गया है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कद्दावर रणनीतिकार राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का नया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन ने अपनी 65 सदस्यीय टीम में क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक संतुलन साधने का हर संभव प्रयास किया है। पार्टी के प्रमुख पदों का ब्यौरा अगर उस पर नजर डालें तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, तीरथ सिंह रावत, वैजयंत जयपांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, मनप्रीत सिंह बादल, तारिक मंसूर, भारती प्रवीण पवार, लाल सिंह आर्य, वर्षाबेन दोषी, एम नागराजा और मधुचंद्रन शामिल हैं। वहीं इस टीम में 8 राष्ट्रीय महासचिव भी चुने गए हैं, जिसमें स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, सतीश पुनिया, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया और गजेंद्र पटेल के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में बीएल संतोष अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल को चुना गया है। विभिन्न मोर्चों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगर बात करें तो युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हेमंत जोशी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। वहीं महिला मोर्चा की कमान संभालेंगी रूप कुमार चौधरी। किसान मोर्चा की बात की जाए तो बंसीलाल गुर्जर इसके अध्यक्ष रहेंगे। वहीं ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य को चुना गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर बासित अली संभालेंगे। मिशन 2027 की अगर बात की जाए तो इसके लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देश की सबसे बड़े आबादी वाला ये राज्य है और ऐसे में यहाँ की चुनौतियों को देखते हुए यहाँ पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। वर्ष 2027 में देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव न केवल राज्य की सत्ता तय करता है बल्कि देश की भावी राजनीति की दिशा भी तय करता है। और यही कारण है कि नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में अकेले उत्तर प्रदेश से 8 बड़े नेताओं को, 8 बड़े चेहरों को शामिल करके बड़ा राजनीतिक दांव खेला गया है। इन 8 चेहरों की बात करें तो स्मृति ईरानी सबसे बड़ा चेहरा, जिनका यूपी स्पेशल प्रभार और कांग्रेस पर वार लगातार नजर आया। स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव के पद पर वापसी और उन्हें उत्तर प्रदेश का विशेष प्रभार दिया जाना पार्टी की बेहद आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ लगातार हमलावर रहने वाली स्मृति ईरानी को आगे करके बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो यूपी में कांग्रेस और उसके सहयोगियों समाजवादी पार्टी के गठबंधन को किसी भी हाल में पनपने नहीं देगी।
अमेठी में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने यूपी के कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संतुलन और जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो यूपी में ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने और कांग्रेस के जातीय कार्ड का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने बड़े सामाजिक चेहरों को आगे किया है, जिनमें अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राज्य के विशाल और अन्य पिछड़ा वर्ग को साधा किया है। वहीं तारिक मंसूर, जो कि पूर्व वीसी भी रहे हैं एएमयू के, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की भी कोशिश की गई है। रेखा वर्मा और हरीश द्विवेदी जैसे अनुभवी और युवा नेताओं के जरिए अवध और पूर्वांचल के जमीनी समीकरणों को संतुलित किया गया है। 2027 के शुरुआती महीनों में ही उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर जैसे राज्यों में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में नितिन नबीन ने इन चुनावी राज्यों के स्थानीय क्षत्रपों और नए ऊर्जावान नेताओं को भी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनाकर चुनावी बिसात बिछा दी है। कांग्रेस और अकाली दल से अलग होकर बीजेपी का दामन थामने वाले पंजाब के कद्दावर नेता सरदार मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी एक मजबूत सिख चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड और पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो दिग्गजों का अनुभव उत्तराखंड में दिखाई देगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर गढ़वाल और कुमायूं के संतुलन को साधा गया है। वहीं त्रिपुरा और पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी देकर पूर्वोत्तर राज्यों में संगठन को और अधिक मजबूत और आक्रामक बनाने की कोशिश की गई है। राजस्थान से सतीश पूनिया का नाम जोड़कर उनका कद बढ़ा है। राजस्थान में कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद अब संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं वसुंधरा राजे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखने से राज्य में पार्टी का अंदरूनी संतुलन भी बना रहेगा। वहीं महिला और युवा शक्ति को तरजीह अगर देखा जाए, उनको किस तरह से इंपॉर्टेंस दी गई है, तो नया भारत, नई बीजेपी। नितिन नबीन की नई टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि युवा और महिला चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़ी हिस्सेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी के नारी शक्ति और युवा भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए टीम में कई नई महिला नेताओं को, नेत्रियों को शामिल किया गया है। युवा मोर्चा की कमान डॉक्टर हेमंत जोशी को दी गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने करोड़ों युवा मतदाताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी एक ऊर्जावान नेता को सौंपी है। वहीं महिला मोर्चा की कमान रूप कुमारी चौधरी को देकर यह बताया गया है कि महिला शक्ति को लेकर भी बीजेपी पीछे नहीं है, बल्कि लगातार समावेशिता के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रही है। इसके अलावा डी पुरंदेश्वरी, भारती प्रवीण पवार, वर्षाबेन दोषी जैसी तेज तर्रार महिला नेत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देकर महिलाओं के बीच पार्टी के जनाधार को और मजबूत करने का प्लान है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश में भ्रामक नैरेटिव और तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है और ऐसे में नितिन नबीन की ये न्यू लुक बीजेपी कांग्रेस की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आक्रामक घेराबंदी, जिसमें स्मृति ईरानी, विप्लव देव और सतीश पूनिया जैसे नेताओं की मौजूदगी से बीजेपी अब सड़कों से लेकर मीडिया तक कांग्रेस और विपक्ष के नैरेटिव पर करारा प्रहार करेगी। इसके अलावा बूथ स्तर पर मजबूती देना भी इस टीम का लक्ष्य रहा है, तो सुनील बंसल और विनोद तावड़े जैसे महासचिवों को संगठनात्मक चुनाव प्रबंधन और बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने का विशेषज्ञ इन दो नामों को माना जाता है। इनकी उपस्थिति से कांग्रेस का कैडर स्तर पर मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की अगर बात की जाए तो राम माधव और बीएल संतोष की उपस्थिति से पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रवाद का एजेंडा पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ेगा, जिसे कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व या जातीय जनगणना का दाव खोखला साबित होगा। कुल मिलाकर नितिन नबीन द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय टीम ये प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है।
65 सदस्यीय इस टीम में अनुभवी रणनीतिकारों के मार्गदर्शन के साथ साथ युवाओं और महिलाओं की नई ऊर्जा का बेजोड़ संगम है। उत्तर प्रदेश में 2027 के किले को बचाने के लिए और अन्य राज्यों में कांग्रेस को पूरी तरह बेदखल करने के लक्ष्य के साथ नितिन नवीन की ये ब्रिगेड अब सीधे मैदान में उतरेगी। नई टीम का ये ढांचा दिखाता है कि बीजेपी केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि हर मोर्चे पर विपक्ष को परास्त कर प्रचंड बहुमत की हैट्रिक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प। नई टीम है, नया जोश है, अनुभवी और युवा दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। ये बेजोड़ कॉम्बिनेशन आगे कितना कमाल करेगा, ये कमल कितना कमाल करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच सुदर्शन न्यूज दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने बीजेपी नेता लाल सिंह आर्या से विशेष बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। लाल सिंह आर्या साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लाल सिंह आर्या साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे मजदूर के लड़के पर विश्वास किया है। मैंने वो आश्वस्त करता हूं जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश में आप बड़ी जिम्मेदारी थी आपको, मध्य प्रदेश में आपने काम किया है, आप पूरे देश में आपको काम करना है। मुझे लगता है कि पार्टी के नेतृत्व का सभी आशीर्वाद रहा है, विश्वास रहा है। यही विश्वास हमारी ताकत और संबल है। आने वाले समय में भी संगठन विस्तार के लिए मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए विचार महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद। तो ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बनाए गए हैं लाल सिंह आर्या साहब, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पद बड़ा नहीं है, जिम्मेदारी बड़ी, और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए ये नई टीम तैयार की गई है और इस टीम में जो क्षेत्रीय संतुलन है उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। नितिन नवीन की नई टीम में केरल से जगह पाने वाले एकमात्र नेता अनिल एंटनी से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियन ने खास बातचीत की। 7 महीनों का इंतजार खत्म हुआ, नितिन नवीन जी की नई टीम की घोषणा हो चुकी है और उसमें से हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है अनिल एंटनी जी, राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप केरल से आते हैं तो क्या लगता है कि क्या नया होने वाला है अब केरल के लिए? सबसे पहले मुझे मैं हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत आभार देता हूँ कि फिर एक बार मुझे एक जिम्मेदारी दिया है। पिछले 3 साल माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब राष्ट्रीय टोली में काम किया और उस समय हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए और संगठन को और मजबूत करने के लिए हम प्रयास किया था एक टोली में। अभी हमारा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा उम्र में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए हैं और उनका नेतृत्व में भी हम इसके लिए ही हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का लॉन्ग टर्म aspirations of fully develop the Viksit Bharat and to increase the party. For that we'll be working together. आपने जैसा कहा कि अब जो है युवा आगे बढ़ रहा है, युवा दिख रहा है, हालांकि अनुभव को भी जो है पार्टी ने पीछे नहीं छोड़ा। अनुभव भी है, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। तो युवा की नजरें आपकी कार्यशैली पर टिकी होंगी। वो देखेंगी कि एक यूथ जब खड़ा होता है किसी बड़ी ताकतवर पार्टी के साथ तो वो किस तरीके से काम करता है। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार कहा कि उनका प्राइमरी फोकस 4 सेगमेंट्स पे है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और उसमें 2 महिला और युवा है। हमारा नया टीम में भी महिलाओं भी बहुत है और युवाओं भी बहुत है और ये हमारा कंट्री का एक माइक्रोकॉस्म है और इसलिए युवाओं को बहुत अच्छा प्राथमिकता अभी मिला है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मीनाक्षी श्रियन, सुदर्शन। तो युवा और अनुभवी चेहरे मिलकर जो ये संतुलन बनाएंगे वो टीम के लक्ष्य और विजन को पूर्ण करेंगे। और इस बीच एमपी से बीजेपी सांसद दर्शन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी की नई टीम को लेकर उनका क्या कहना है, उनसे बात की संवाददाता सौरभ तिवारी ने। सांसद जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को महत्व मिला है राष्ट्रीय टीम में, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं सबसे पहले
तो बधाई देना चाहता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर बढ़ा है और माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हमारा संगठन आगामी जो भी हमारे लक्ष्य रहेंगे उनकी पूर्ति करेगा। मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने के लिए बहुत बहुत आभार पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, चाहे महामंत्री की बात हो, चाहे हमारे मंत्री की बात हो, चाहे हमारे मोर्चा के अध्यक्ष की बात हो, चाहे हमारे मीडिया और सब सेलों में हमको बराबर प्रकोष्ठ सहित सब में प्रतिनिधित्व देने का काम मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय टीम ने लिया है। मैं माननीय नितिन नवीन जी सहित पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के लिए चुनौतियां भी बड़ी हैं, जैसे जिम्मेदारी भी मिली है, मीडिया का काम हो गया, किसान मोर्चा का काम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सभी पदों की जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत प्रसन्नता का और देश के लिए प्रसन्नता का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व दिया गया है। और यही हमारी जो टीम मोदी जी की कहें, टीम नितिन नवीन जी की कहें, इसके नेतृत्व में हम आगामी समय के सारे, चाहे वो चुनाव की गतिविधि हो, हर गतिविधि को हम पुरजोर तरीके से जीतेंगे। धन्यवाद। तो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के दर्शन सिंह साहब, मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश के जिससे जिम्मेदारी मिली है काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो नई टीम, नया जोश है और इसीलिए नई तस्वीर भी आगे देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकोट की प्राचीर से देश के सामने दो बड़े संकटों का उल्लेख किया था। पहला, बंदूक के दम पर निर्दोषों की हत्या करने वाला सशस्त्र नक्सलवाद जो अब खत्म हो चुका है, और दूसरा, समाज में वैचारिक जहर घोलकर देश की जड़ों को खोखला करने वाला दिमागी नक्सलवाद यानी अर्बन नक्सल। प्रधानमंत्री के इस स्पष्ट और साहसिक बयान के बाद से ही विपक्षी खेमे, विशेषकर कांग्रेस पार्टी में एक का बौखलाहट और बेचैनी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर जिस प्रकार खुद को दिमागी नक्सल कहे जाने पर गर्व व्यक्त किया, उसने न केवल पूरे विपक्ष का राजनीतिक और वैचारिक चेहरा बेनकाब कर दिया, बल्कि ये भी प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कभी भी देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया नहीं करना चाहते थे। जब मोदी सरकार के कड़े संकल्प और सुरक्षा बलों के शौर्य से लाल गलियारा सिकुड़कर खत्म होने की कगार पर है, तब विपक्षी दलों द्वारा दिमागी नक्सलवाद के समर्थन में खुलकर आ जाना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमागी नक्सल वाला बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस कड़वे सच का उद्घाटन है जिसे देश वर्षों से झेल रहा है। सशस्त्र नक्सली जंगलों में बंदूकें लेकर खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें बौद्धिक, कानूनी और वित्तीय और रणनीतिक संरक्षण देने का काम यही दिमागी नक्सल करते हैं। जब पीएम मोदी ने देश को इन छद्म बुद्धिजीवियों और देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने वालों से सावधान रहने की हिदायत दी, तो तीर सीधे निशाने पर लगा। और यही कारण है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों में अचानक हड़कंप मच गया। जिस पार्टी के नेताओं को देश के सुरक्षा बलों की शहादत और नक्सलवाद के खात्मे पर खुशी जतानी चाहिए थी, वो इस शब्द का बचाव करने में जुट गए। चिदंबरम का गर्व से खुद को दिमागी नक्सल बताना ये साफ करता है कि कांग्रेस आज भी उसी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय छद्म उदारवाद को प्राथमिकता दी जाती है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों का नक्सलवाद पर रिकॉर्ड हमेशा से ढुलमुल, अस्पष्ट और समझौतावादी रहा है। जब देश में माओवादी हिंसा अपने चरम पर थी और निर्दोष ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के जवानों का खून बहाया जा रहा था, तब कांग्रेस सरकारें बातचीत और शर्तों के खेल में उलझी हुई थी। वर्ष 2010 में जब पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नक्सलियों से बिना हथियार डाले बातचीत करने की वकालत की थी। राज्य और सरकार की ताकत को नक्सलियों के आगे झुकाने का ये वही दौर था जब दंतेवाड़ा में माओवादियों ने एक कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ के 76 वीर जवानों को बलिदान कर दिया था। एक तरफ देश के जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ढीली नीतियों और वैचारिक नरमी के कारण नक्सलियों के हौसले बुलंद हो रहे थे। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब देश इस्लामी आतंकवाद और नक्सली हिंसा की दोहरी मार झेल रहा था, तब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और
पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने देश का ध्यान भटकाने के लिए भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म जैसे काल्पनिक शब्द गढ़े। मालेगांव जैसे संवेदनशील मामलों में बिना पुख्ता प्रमाणों के देशभक्तों, साध्वी प्रज्ञा और सैन्य अधिकारियों को सालों तक जेल में सड़ाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिन्हें अंततः अदालतों ने ससम्मान बरी किया। आतंकवाद को धर्म से जोड़कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को कमजोर किया है। चाहे 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का विरोध कर देश की रणनीतिक ताकत पर सवाल उठाना हो, या फिर डिजिटल इंडिया, आधार और पारदर्शिता लाने वाली नीतियों का विरोध करना हो, कांग्रेस का इतिहास देश के मजबूत कदमों के खिलाफ खड़े होने का रहा है। जब कोई दल देश के सामरिक और आर्थिक विकास का हर मोर्चे पर विरोध करने लगे तो जनता का ये पूछना स्वाभाविक है कि उनकी ये दिमागी दिशा किस ओर जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के शासनकाल में देश के 120 से अधिक जिले नक्सलवाद के भयानक साए में जीने को मजबूर थे, वहीं 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मजबूत पुलिसिंग, सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार, नए फॉरवर्ड बेस कैंप और विकास योजनाओं के जरिए नक्सली हिंसा को कुछ गिने चुने जिलों तक सीमित कर दिया गया। बस्तर से लेकर झारखंड के जंगलों तक आज तिरंगा लहरा रहा है और लाल आतंक का नामो निशान मिट रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें हैं, मोबाइल टावर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये सब पहुंचाकर मोदी सरकार ने आदिवासियों और स्थानीय नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। जब जंगलों से बंदूकधारी नक्सली खदेड़े जा चुके हैं तो शहरों में बैठे उनके पैरोकार और फंडिंग नेटवर्क को ध्वस्त करना बेहद जरूरी हो गया है। पीएम मोदी ने इसी मुख्य जड़ पर प्रहार किया है, जिससे विपक्षी खेमे का बेचैन होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में असहमति और रचनात्मक आलोचना का स्वागत हमेशा होना चाहिए, परंतु जो विचारधारा देश की संप्रभुता, संविधान और न्यायिक व्यवस्था को अंदर से खोखला करने का प्रयास करे, उसे लोकतांत्रिक असहमति का चोला नहीं पहनाया जा सकता। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बिल्कुल सही याद दिलाया कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं स्वीकार किया था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उसी कांग्रेस पार्टी के नेता आज सत्ता की भूख और वैचारिक भटकाव में आकर नक्सलवाद के समर्थन में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। क्या भारत के करदाताओं का पैसा और देश के संसाधनों का इस्तेमाल देश विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए? क्या उन वीर गति को प्राप्त हुए परिवारों के प्रति कांग्रेस की कोई जवाबदेही नहीं है, जिनके अपनों ने नक्सली हमलों में अपनी जान गंवाई हो? खुद को गर्व से दिमागी नक्सल बताने वाले नेता देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सलवाद के प्रति देश को आगाह करके एक अत्यंत सामयिक और राष्ट्रीय हित का कार्य किया। भारत का आम नागरिक, किसान, मजदूर, युवा और सुरक्षा बल अब ये भली भांति समझ चुके हैं कि बंदूकधारी नक्सली और कलम या स्टूडियो में बैठकर उनका बचाव करने वाले दिमागी नक्सली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की बौखलाहट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मोदी सरकार की आक्रामक सुरक्षा नीति ने उनके दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। देश की जनता अब किसी भी प्रकार के दिमागी नक्सल या उसके राजनीतिक संरक्षकों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति करने वाले दलों को देश की जागरूक जनता आने वाले समय में कड़ा और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर लगातार बढ़ रहे छात्र आंदोलन और दबाव के बीच राज्य सरकार की अकर्मण्यता को भी देखते हुए और ढुलमुल रवैये को देखते हुए एक बार फिर से हजारों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है।
सोमवार देर शाम धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के साथ कई घंटों तक मैराथन बैठक की, लेकिन घंटों चली इस बैठक के बाद भी कोई ठोस फैसला सामने नहीं आ सका। सरकार बैठकों के दौर में उलझी हुई है और सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर राज्य सरकार कोई स्पष्ट या बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रही। एक तरफ जहां छात्र परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सड़क पर उतरकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए बहाल हो चुके 2025 सफल अभ्यर्थियों का भविष्य भी दांव पर लगा है। सोमवार को झारखंड मंत्रालय के बाहर एक बेहद ही भावुक और गंभीर दृश्य देखने को मिला। सीएम चैम्बर में जब मंत्रियों की बैठक चल रही थी, तब मंत्रालय के बाहर सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थी मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हुए थे। इन अभ्यर्थियों की सांसें इस बात को लेकर अटकी हुई थी कि सरकार उनके रोजगार को लेकर क्या रुख अपनाती है। उद्योग निदेशालय में कार्यरत श्याम सुंदर मंडल ने दर्द बयां किया अपना और कहा कि सरकार उनके भविष्य पर नकारात्मक विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक एक सफल अभ्यर्थी से पूछताछ और जांच करे, यदि किसी ने गड़बड़ी की है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन बिना जांच के सामूहिक रूप से फैसला थोपना उचित नहीं है। वहीं गव्य विकास निदेशालय में कार्यरत संजय कुमार का कहना था कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से हुई है। सरकार को किसी भी दबाव में आकर एक पक्षीय निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनकर ही कोई न्याय संगत रास्ता निकाला जाना चाहिए। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का इतिहास और वर्तमान दोनों ही विवादों में घिरा हुआ है। जब भी किसी परीक्षा पर सवाल उठते हैं, हेमंत सरकार का रवैया हमेशा टालमटोल और अनिश्चितता पैदा करने वाला रहा है। जांच और निर्णय में देरी ये देखी गई है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में कोई खामी या धांधली हुई है तो सरकार त्वरित और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को चिन्हित करने में क्यों विफल रही है। जो छात्र अपनी कड़ी मेहनत, सालों की तपस्या और ईमानदारी के बल पर चयनित होकर सरकारी सेवाओं में योगदान दे रहे हैं, क्या उनकी मेहनत पूरी तरह बेकार चली जाएगी? राज्य प्रशासन निष्पक्ष जांच और निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के बीच कोई संतुलित व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। झारखंड का युवा सालों तक एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष करता है। फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने और परिणाम के इंतजार तक का जो दौर होता है वो मानसिक प्रताड़ना जैसा होता है। लेकिन चयन के बाद भी अगर नौकरी छीनने का खतरा सिर पर मंडराने लगे तो ये राज्य व्यवस्था की प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा जायज है क्योंकि वो पारदर्शी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बिना किसी गहन जांच के पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर देना उन मेधावी युवाओं के साथ भी घोर अन्याय होगा जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पर सफलता हासिल की। मंत्रालय में घंटों चलने वाली बंद कमरे की बैठकों और सिर्फ बयानों से युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन सरकार को अब राजनीतिक और टालमटोल की नीति छोड़कर एक स्पष्ट और न्याय संगत रुख अपनाना होगा। गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यदि सरकार यूं ही बैठकों का नाटक करती रही और कोई रास्ता नहीं निकला तो झारखंड के लाखों युवाओं की मेहनत और भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अपनी माटी और खेती किसानी से आत्मीय जुड़ाव एक बार फिर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री साय अपने गृह ग्राम बगिया में सुबह सुबह खेत पहुंचे और बैलों की जोड़ी के साथ खुद हल चलाकर बियासी भी की। ये देखिए तस्वीरें। खेत में हल की मूठ थामते ही खेती किसानी से जुड़ी उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसान परिवार से होने के नाते खेती उनके लिए सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि जीवन का संस्कार है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान यहाँ की माटी, कृषि परंपरा और मेहनतकश अन्नदाताओं से है। किसान अपने खेत में सिर्फ फसल नहीं उगाता बल्कि अपने श्रम, अपने पसीने से पूरे समाज और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। बगिया के खेत में मुख्यमंत्री साय का ये अंदाज उनकी सादगी और अपनी जड़ों से जुड़े होने की तस्वीर दिखाता है।
उन्होंने प्रदेश के किसानों के परिश्रम को नमन किया और खेतों में भरपूर फसल के साथ अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री का खेत में उतरकर हल चलाना किसानों के प्रति उनके सम्मान और खेती किसानी से उनके आत्मीय रिश्ते को दर्शाता है। और आइए बात अब असम की भी कर लेते हैं, जहां असम सरकार ने बहु विवाह के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पहली पत्नी को कानूनी तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगर पहली पत्नी इस संबंध में सरकार से शिकायत करती है तो संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई अवश्य होगी। सरकार ऐसे मामलों में कर्मचारी की सैलरी का 20% तक काटकर सीधे पहली पत्नी के बैंक खाते में जमा कर सकती है। मुख्यमंत्री के अनुसार ये कार्रवाई पहली पत्नी के आवेदन के आधार पर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों पर पहली पत्नी को छोड़कर बिना कानूनी तलाक के दूसरी शादी या संबंध में जाने के आरोप हैं। ऐसे मामलों में अब सरकार सख्ती से कार्रवाई का संदेश दे रही है। हमारे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ने डाइवोर्स बिना पहला पत्नी को त्याग कर देने का घटना हमारे सामने निरंतर आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी कभी भी बहु विवाह नहीं कर सकता है पहला पत्नी को डाइवोर्स करने का पहले, लेकिन यह सिलसिला चलते रहे और बहुत सरकारी कर्मचारी भी ये काम ने अपने आप को इन्वॉल्व किया। हमने निर्णय लिया हो ऐसा हर सरकारी कर्मचारी का खिलाफ सरकार डीपी करेगा, सरकार व्यवस्था लेगे और जब तक ये डीपी व्यवस्था कंप्लीट नहीं होगा तब तक पहला पत्नी का अकाउंट में हम 20% तनख्वाह सरकार का लेवल से ही डायरेक्टली हम पहला पत्नी का खाता में ट्रांसफर करने का काम करूं। पोलीगामी या फिर बहु विवाह के खिलाफ आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक सख्त ऐलान किया है। उनके मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरे किसी के संपर्क में आ जाते हैं, पुनर्विवाह कर लेते हैं और पहली पत्नी की जिम्मेदारी उठाने से मना कर देते हैं, उनको घरेलू हिंसा का प्रदर्शन करके बेघर कर देते हैं, ऐसे मामले सामने आने पर या फिर रिपोर्ट होने पर ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाएगी, कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। केवल इतना ही नहीं, उनकी मासिक सैलरी से 20% सैलरी डायरेक्टली काट करके पहली पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बता रहा है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऐसे कई मामले उनके सामने आने पर ही ऐसे सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। असम से मैं बेरबत शर्मा, सुबह। और बात अब उत्तर प्रदेश की मेरठ की, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से लव जिहाद और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हिंदू लड़की को जिहादी फरदीन ब्लैकमेल कर अपने साथ रणजीत होटल में ले गया, जहां पर हिंदू रक्षा दल की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी नाबालिग बेटी को जबरन होटल ले जाया गया और वहां पर उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। उस दौरान लड़की की अश्लील वीडियो भी बनाई गई। लड़की की मां ने बताया कि पहले भी कई बार पूरे परिवार को मारने की धमकी दी जा चुकी है और जबरन लड़की को धमकी देते हुए शादी करने की बात भी ये लव जिहादी करता रहा है। अब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर फरदीन को पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आए दिन लव जिहाद और दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बना है। तब ये हाल है। नाबालिग की मां ने किस तरह से अपना दर्द व्यक्त किया है, आप भी सुनिए।
भारतीय हिंदू प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह भाई साहब, आज हमें सूचना मिली थी थापर नगर में एक रंजीत होटल है, वहाँ पे एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ एक फर्जी जो घंटा घर के आसपास का कहीं का निवासी है, वो उसे ब्लैकमेल करके बुला रहा है और उसका यौन शोषण कर रहा है। सूचना जैसा ही हमें मिली, हमने पुलिस को दी, पुलिस के साथ वहाँ पहुंचे तो लड़का लड़की दोनों आपत्तिजनक हालत में मिले और लड़के का फोन चेक करने पर उसमें उस लड़की की तो आपत्तिजनक वीडियो मिली, साथ ही और कई अन्य हिंदू लड़कियों की उसमें वीडियो मिली है। लड़का जो है थाने में है, लड़की के परिवार वालों को बुलाया गया है और लड़की के परिवार वालों से भी ये सूचना मिली है कि वो पूर्व में इनके लड़की के माता पिता को भी मारने की धमकी दे चुका है। फरदीन नाम के लड़के ने मेरी लड़की को फोन करके बुलाया था जी। ब्लैकमेल कर रहा है, पता नहीं क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। उसने होटल रंजीत ने बुलाया था, मुझे वहीं से फोन आया जी। मुझे भी जानकारी में तो वो मुझे फ्रेंड के कल कह गई थी, मुझे नहीं पता। अभी आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ किचन कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि मेरी लड़की अभी नाबालिग है, 16 साल की है। ये मेरे पीछे करते करते एक बार गया है मेरे साथ घर तक, मेरे धमकाने मुझे और उसे, मेरे हस्बैंड को भी मारने की धमकी देता है। और आइए अब हम जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, यानी वक्त आज की गुड न्यूज को जानने समझने का है। तो गाड़ियों की छत से सीधी उड़ान, सोचिए गाड़ियों की छत से सीधी उड़ान। जी हाँ, दुश्मन के ठिकाने के ऊपर घंटों बेखौफ मंडराना और सटीक मौका मिलते ही मिसाइल जैसी सुपर फास्ट स्पीड से काल बनकर टूट पड़ना। ड्रोन वॉरफेयर के इस नए दौर और नए घातक दौर में भारत ने एक ऐसी ऐतिहासिक छलांग लगाई है जिसने चीन और पाकिस्तान समेत तमाम दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी जेट पावर्ड लाइटनिंग म्यूनिश यानी कामिकाजी ड्रोन दिव्यास्त्र MK3 ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है। ये केवल एक ड्रोन नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य ताकत, आधुनिक तकनीक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का एक ऐसा बेजोड़ कॉम्बिनेशन है जो आधुनिक जंग का नक्शा बदलने की क्षमता रखता है। इस स्वदेशी सुसाइड ड्रोन को लखनऊ स्थित डिफेंस स्टार्टअप कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। सबसे हैरान और गर्व करने वाली बात यह है कि प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर पहली सफल टेस्ट फ्लाइट तक इस पूरे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम को महज 1 साल के रिकॉर्ड समय के भीतर तैयार कर लिया गया। दिव्यास्त्र MK3 एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसे आम भाषा में कामिकाजी या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, क्योंकि यह टारगेट एरिया में पहुंचकर खुद को लक्ष्य से टकराकर नष्ट कर देता है और दुश्मन का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देता है। युद्ध के समय विदेशी हथियारों या उनके पार्ट्स पर निर्भरता किसी भी देश के लिए बड़ी कमजोरी बन सकती है। भारत ने इस खतरे को भांपते हुए दिव्यास्त्र MK3 को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया है। भारत के अधिकांश पारंपरिक ड्रोन प्रोपेलर इंजन पर चलते हैं जो काफी धीमे होते हैं, लेकिन दिव्यास्त्र MK3 में DG प्रोपल्शन का स्वदेशी जेट इंजन लगाया गया है। एयरफ्रेम से लेकर प्रोपल्शन, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम और नेविगेशन सिस्टम तक इसका हर एक कलपुर्जा भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें किसी भी विदेशी सब सिस्टम या इंजन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जेट इंजन से मिलने वाली सुपर फास्ट स्पीड, इसके छोटे आधुनिक एरोडायनेमिक डिजाइन की वजह से यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की पकड़ में आता ही नहीं है। ये चुपचाप दुश्मन की हवाई सीमा में घुसकर तबाही मचा सकता है। यह सिर्फ स्थिर ठिकानों ही नहीं, बल्कि तेजी से भागते वाहनों, टैंकों, बंकरों और कमांड सेंटर्स को ट्रैक करके उन पर सटीक पिन पॉइंट हमला करता है। इसकी असाधारण सटीकता के कारण आसपास के नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल दुश्मन के टारगेट को ही तबाह किया जा सकता है। यह ड्रोन एक क्रूज मिसाइल की तरह ही घातक और विनाशकारी प्रभाव डालता है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी भी पारंपरिक मिसाइल के मुकाबले बेहद कम है। यह हवा में लंबे समय तक मंडराकर सही मौके और सटीक समय का इंतजार कर सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड भी मौका नहीं मिलता। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मध्य पूर्व के संघर्षों तक दुनिया देख चुकी है कि अब जंगों का फैसला बड़े बड़े टैंकों से ज्यादा छोटे और घातक ड्रोन कर रहे हैं। दिव्यास्त्र MK3 की पहली सफल उड़ान ने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में केवल दूसरों का अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के युद्ध की पटकथा खुद लिख रहा है।
रफ्तार, सटीकता और 100% स्वदेशी तकनीक का ये घातक मेल भारतीय सशस्त्र बलों को एक नई धार देगा। सीमा पार बैठे आतंकियों के लॉन्च पैड्स हों या दुश्मन के टैंक ब्रिगेड, दिव्यास्त्र MK3 की तैनाती के बाद अब भारत की सीमाओं पर नजर उठाने की जुर्रत करने वालों के लिए आसमान से मौत बरसना तय है। तो भारत की नई ताकत, भारत की नई शान। चलिए इसी के साथ जनमत को अभी बस यहीं रोकते हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।